बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जमात इस्लामी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें हुकूमत को आड़े हाथों लिया गया, यानी तब्दीली सरकार जिसके जो वादे थे वो वफा ना हो सके। यानी नए साल की आमद पर जब लोग जश्न मना रहे थे उस वक्त आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया गया। कुछ ऐसा ही कहना है आज अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का, जो एक बार फिर तब्दीली सरकार पर बरस पड़े। उनका ये कहना था कि अगर 10 रोज़ में ये महंगाई जो बिजली के नरखों में, पेट्रोल में और मुख्तलिफ चीज़ों में की गई है, अगर ये वापस ना ली गई तो फिर धरना भी देंगे, स्ट्राइक भी करेंगे। यानी संगीन नताइज का जो इंतबा है वो दे दिया गया। यहाँ आपको बताते चलें कि नए साल की आमद के साथ ही आवाम को एक ख़बर भी सुना दी गई। इसको मैं खुशखबरी तो नहीं कहूँगा। बिजली के नरखों में इजाफा हो गया, सुई गैस की कमी जो है वो मज़ीद हो गई। यानी अब 2 दिन से घरों में चूल्हे जलना मुश्किल हो गए हैं। इसके अलावा पहले CNG स्टेशंस तकरीबन 10 रोज़ से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद सिर्फ महज 24 घंटे या 48 घंटे के लिए खोलेगा, उसके बाद फिर बंद कर दिए गए हैं। गैस की शदीद किल्लत का ये आलम है कि घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, बल्कि आवाम LPG पे खाना पकाने पर मजबूर हो गए हैं। तकरीबन कराची के तमाम ही इलाकों का कुछ ऐसा ही हाल है। हमने माजी में भी देखा है कि जमात इस्लामी की जानिब से ख़ास तौर पे कि इलेक्ट्रिक और जितनी ऐसी जो एमिनिटीज़ होती हैं उनके हवाले से एहतजाज किए गए हैं। आया वो एहतजाज कितने कारगर साबित हुए हैं ये भी हमें देखना होगा। लेकिन एक बार फिर कराची की सियासत में हलचल मची है, ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को हुकूमत में शामिल होने की दावत दी, तो फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक्टिव नजर आई। यानी मुतहर्रिक होने के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई गवर्नर हाउस की जानिब से, जहां सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो एक कमीशन बनाया गया है उसकी जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने में आई, जिसमें वफाकी वज़ीर असद उमर ने भी बताया कि किस तरीके से जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं कराची के उनको कब तक कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तनकीद भी देखने में आती रही कि ग्रीन लाइन बसेस जो वादा किया गया था वो बसेस कहाँ हैं, जो मंसूबों की तकमील का वादा किया गया था वो मंसूबे ताहाल जो हैं वो तातुल का शिकार हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि आज अपने प्रोग्राम में हमने एक मेहमान शख्सियत को दावत दी। इनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है। ये दरअसल जनरल सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेट जमात इस्लामी कराची के। अस्सलाम वालेकुम, नजीब अयूबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर आज ये जो ख़ास तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें आपकी जानिब से ये कहा गया कि ये महंगाई अगर वापस ना ली गई तो फिर एहतजाज किया जाएगा, धरने दिए जाएंगे, हड़ताल की जाएगी, क्या कहते हैं आप? बुलंद इकबाल, ये जिस तनाजुर में हम बात कर रहे हैं, ये हालिया इस वक्त जो इजाफा है बिजली की कीमतों में और पेट्रोलियम की तमाम ही मसनूआत में, और जैसे कि आपने इंट्रो में अभी बता दिया कि पूरी एक महंगाई की एक लहर है, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वादा किया था कि ये साल कीमतों में कमी का साल होगा, और शोमई किस्मत के अपने इस वादे पे वो 2 घंटे भी कायम ना रह सके, और उसके नतीजे में जो खुशखबरी उन्होंने अपने तौर पे कराची के और पाकिस्तान के लोगों को दी नए साल पे, वो ये थी कि बिजली की कीमत 2 रुपये 60 पैसे इजाफा कर दिया जाएगा, और गैस की कीमत, पेट्रोलियम की तमाम मसनूआत। तो सिर्फ इस तनाजुर में देखने के बजाय बुलंद इकबाल, जमात इस्लामी की एक पूरी जद्दोजहद है इस माफिया के खिलाफ। और जब मैं ये लफ्ज़ कहता हूँ माफिया, तो दर हकीकत ये एक ट्राइका है जो नेपरा के इलेक्ट्रिक, आरिफ नकवी एंड कंपनी और हुकूमती। सर मैं इसी तरह मानना चाह रहा था, जमात इस्लामी बहुत ज़्यादा तनकीद करती है कि इलेक्ट्रिक पे, यानी जब भी कोई पावर हाउस के बाहर अगर कोई धरना हो या एहतजाज किया जा रहा हो और गौर से देखा जाए तो उसमें फिर जमात इस्लामी के झंडे और बैनर्स नज़र आते हैं, चाहे एम्प्लॉयज़ के हक़ में किया जाए या आवाम के हक़ में किया जाए। सर ये जो नर्ख बढ़ाए गए हैं इसकी मंजूरी नेपरा ने दी है, यानी कि इलेक्ट्रिक तो अब जाहिर सी बात है एक प्राइवेट इदारा है, अगर नेपरा ये मंजूरी ना दे तो कि इलेक्ट्रिक की अपनी इतनी इस्तात नहीं कि वो
कराची के शहरियों पे ये बिजली का बम गिरा सके, तो आप बुलंद इकबाल के इलेक्ट्रिक को क्यों तनकीद का निशाना देखिए, बनाते के इलेक्ट्रिक वो मासूम बच्चा है बज़ाहिर कि जो इमरान साहब की गोद में बैठा हुआ है, और वो इमरान खान साहब की जो मुशावरती कमेटी, जिसे कोर कमेटी वो कहते हैं, इनर कोर, ये बड़ा अहम होता है। इनर कोर में 10-15 लोगों से ज़्यादा कोई और टीम शामिल नहीं होती। उसमें जो फाउंडर CEO हैं आरिफ नकवी साहब, ये उसके मेंबर हैं, और ये लंदन से भागे हुए हैं। वहाँ जुर्माना इन पे भारी भरकम आयद हुआ है, और जुर्माना क्यों आयद हुआ ये भी सुन लीजिए। इन पे माली बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम था, जो लंदन में इसी किस्म की इन्होंने हरकतें वहाँ पर की थी। इसी तरीके से दुबई के अंदर तो तारीख का सबसे बड़ा जुर्माना इन पे आयद किया गया। ये हिस्ट्री शीटर है, ये वहां से भागे हुए हैं, और प्राइम मिनिस्टर की गोद में बैठे हुए। मेरी बात सुनिए, इन्होंने जब ये माहिदा किया के SC को खरीदने का, के इलेक्ट्रिक, तो उस वक्त एक कंसोर्शियम बनाया, उसके कुछ मायदे हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस मायदों की रूह से, ये होना तो ये चाहिए था कि एक प्राइवेट इदारा जब पाकिस्तान से पैसा बटोर के बाहर लेके जा रहा है तो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए जो उस पर चेक रखे कि एक मुनाफा खास शरह तक आप हासिल कर सकते हैं। नेपरा है ना आपकी जो इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी है की तो मिली भगत है ना। मैं जिस पॉइंट पे आ रहा हूं, नेपरा ने गुज़श्ता कुछ दिन कबल जो है वो के इलेक्ट्रिक को बाकायदा नोटिस जारी किया और ये कहा कि अगर आपने आने वाले अप्रैल से पहले अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही ना किया तो आपका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। शो कॉज नोटिस दिया है। प्लस जितनी अमवात हुई हैं जो के इलेक्ट्रिक की वजह से हुई हैं, वो लोग नहीं जो घरों में करंट लग के अपने ख़राब अप्लाइंसेस की वजह से ख़त्म हुए, बल्कि ऐसे लोग जो के इलेक्ट्रिक की तनसीबात में करंट आने की वजह से, लीकेज की वजह से ख़त्म हुए, उनको कंपनसेशन देने का हुक्म दे दिया गया है। पहले एक नोटिस आया, के इलेक्ट्रिक ने अपना जवाब दिया, उसके बाद फाइनल नोटिस आ गया कि जी आप के इलेक्ट्रिक को ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि वो अपने लाइसेंस की खिलाफ वर्जियों में पाए जाते हैं और अगर उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसकी लीकेज ख़त्म नहीं कर ली तो फिर उनका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। सर, नेपरा तो खिलाफ कार्रवाई अब तो मैं कुछ अर्ज करूं बुलंद इकबाल, ये क्यों नेपरा मजबूर हुआ ये बात करने पर, इस पे आ जाए ना ताकि शहरियों को पता चल सके। एक कोर्ट में एक केस हुआ है जो जमात इस्लामी ने किया, हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी। अव्वल तो के इलेक्ट्रिक इस बात को मानने पे तैयार ही नहीं थी कि उनकी गलती की वजह से 50-60 जानें ज़ाया हुई हैं। लेकिन जब हम इस केस को लेके गए, इसे स्टडी किया और बताया कि ये देखिए मरने वालों के लवाहिकीन हैं और ये फोटोजेस हैं, ये वीडियोस हैं, ये देखिए ये किस तरीके से ये पलक झपकते में ये जाने ज़ाया हुई हैं। उसके बाद तो के इलेक्ट्रिक के वकील वहाँ पेश होते हैं और MD वहाँ से फरार हो जाते हैं कमरा अदालत से, और एक लंबी चौड़ी पेशियों के बाद सूरत हाल ये बनती है कि जज ये हुक्म देता है कि 27 जनवरी को नेपरा भी इधर आए अपने वकील के साथ, IG सिंध भी आए और के इलेक्ट्रिक भी आए। तो इन्होंने तो फेस सेविंग की है नेपरा ने। नेपरा ने कोई एहसान नहीं किया है। इससे पहले भी 1 करोड़ का जुर्माना हुआ था बेज़ाब्तगियों की वजह से, जो अब तक वापस नहीं किया है के इलेक्ट्रिक ने। के इलेक्ट्रिक ने और नेपरा ने इनको फेवर दी है अपने आप को बचा के कि 5 करोड़ का जुर्माना तो आयद कर दिया, वो किसको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसकी तकसीम का इख्तियार भी के इलेक्ट्रिक को दे दिया, जो वापस पिटिशन में जा रही है कि हम कोई पैसे नहीं देंगे। और के इलेक्ट्रिक की ये तारीख है कि उन्होंने आज तक अपने ऊपर लगने वाले कोई जुर्माने अदा नहीं किए हैं। सबसे बड़ी मिसाल ये है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा, उसने क्लॉबैक की जो 22 अरब रुपए की रकम है वो एग्रीमेंट के वक्त कहा था कि आप कराची के शहरियों को वापस करेंगे। सर, उसकी रिटर्न की तो 22 अरब, मेरी बात सुनिए बुलंद, 22 अरब रुपए कोई माने रखते हैं ना। 22 अरब की तो ये कोई कंपलसेशन नहीं कर रहे, ना उसका शेड्यूल बना रहे। इन्होंने 160 अरब रुपए जो 36 महीनों में अपने तौर पे फ्यूल एडजस्टमेंट लगा दी है, ये ड्रामा भी मैं बेनकाब करता हूं। ये फ्यूल 160 अरब रुपए 14 महीने में वसूल कर रहे हैं। ये जनवरी के बिल के अंदर 3 महीने के फ्यूल एडजस्टमेंट लग के नेपरा ने मंजूरी दी है वो तो बैकडेट से देती है। क्यों दी है बैकडेट? तो अब अवाम के ऊपर ये बोझ पड़ेगा, लोग बढ़ गया, शायद 2.5 रुपए पर यूनिट पड़ेगा, लेकिन ये 3 महीने का लग के आएगा। ये बैकडेट में दी ये बैकडेट तो बैकडेट में तो सबसे पहले क्लॉबैक है ना। आप 22 अरब रुपए का शेड्यूल बनाइए ना। आपको ये
160 अरब रुपए कैसे याद आ गए? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि नेपरा, के इलेक्ट्रिक और हुकूमत, ये तीनों का एक ट्राइका है जो पाकिस्तानियों से, शहरियों से पैसा लूट रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब जो 3 करोड़ के असासे, आप भी मुखालिफिन ये कहते हैं 3 करोड़ के असासे बताते हैं, 170 अरब के असासे कैसे हो गए? सर कहा यह जाता है कि जमात इस्लामी जो है ना वो इन तमाम चीज़ों से अपनी सियासत चमकाती है, यानी खासतौर पे के इलेक्ट्रिक को कुर्बानी का बकरा बना के। बाकी जो इतने मसाइल हैं सर, उस पे क्या रोल नजर आता है? अच्छा, जमात इस्लामी तो चलो सियासत चमका रही है, उसकी 10-15 सीटें यहाँ पर हैं, इसलिए जनाब उसने मजीद सीटें मुखालिफिन मुखालिफिन तो हमारे पास बेचारे आते हैं अपने बिल सही करवाने के लिए। मुखालिफिन तो अपने प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं कि देखें जी केएससी, ये मुखालिफिन को छोड़ें, कोई मुखालिफ नहीं है। हम पीपल्स पार्टी भी हैं, हम जमात इस्लामी भी हैं, हम MQM भी हैं, सब मजलूम हमारे पास। मुतासरीन को कंपनसेशन दिलवाने की बात की गई, लेकिन सर कोई अमल दरामद तो हुआ ही नहीं है। यानी अगर हम आपके पिछले एहतजाज देखें, जब बारिशों के दौरान और उसके फौरन बाद जो एहतजाजी कैंप भी लगाया गया, धरना भी दिया गया, सर रिजल्ट क्या निकला? देखिए, रिजल्ट तो एक तहरीक के नतीजे में निकलता है, और जमात इस्लामी वाहिद जमात है। देखिए, इनके तरीके वारदात मुख्तलिफ है ना। इन्होंने तमाम दूसरी पार्टियों को तो खरीद रखा है, उनके लोगों को अपने पैनल के अंदर शामिल किया हुआ है, उनके वकला को खरीद के प्रमोट करके कहाँ से कहाँ CBR तक पहुंचा दिया है। ये सब KSC के वकील थे ना, के इलेक्ट्रिक के वकील थे ना, जिनके नंबर पॉइंट स्कोर बढ़ा के उनको अब CBR में इमरान साहब ने ले लिया है। तो ये सारे लोग इस तरह नवाजे जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी उस कैंप में खड़ी हुई है जो मजलूम शहरियों का कैंप है। हमने जो तहरीक चलाई उसके नतीजे में सबसे पहले KSC ने अपनी गलती मानी, के इलेक्ट्रिक ने, और अब अर्थवायर लग रहे, और हमारा यही मौकफ था कि तुम्हारे पास अर्थवायर नहीं है, तुम तो तांबा चोर हो। आज तांबा चोर जबान ज़दे आम क्यों हुआ? लोगों को कैसे पता चला कि ये तांबा चोर है? ये इसलिए पता चला कि जमात इस्लामी ने ये अवेयरनेस डेवलप की। इसकी जगह इन्होंने कॉपर के वायर लगाए और तांबा बेच दिया। कितने का बेचा, किस कंपनी ने खरीदा, वो भी मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। बाय द वे किसी और प्रोग्राम में बताएंगे। अच्छा, इस तरीके से KSC ने एडमिट किया। आज अर्थवायर पूरी कराची के 22 जोन्स के अंदर लग रहे हैं, और ये 22 जोन कौन से हैं? जहाँ 70-60 अमवात हुई हैं, और वही करंट से खंबे से वहां से निकाल लिए गए, और उसके बाद ये हमारी कामयाबी है। हमारी कामयाबी ये है कि आज से 3-4 महीने पहले जो कुछ रकम वापस की गई वो भी हमारी पिटिशन के नतीजे में वापस हुई। लेकिन मिली भगत ये है इस ट्राइका की कि इन्होंने 160 अरब रुपए, जो वाजिब भी नहीं है, कराची ने तो वो कर्ज उतारे हैं मेरे भाई बुलंद इकबाल, जो अच्छा, वाजिब 160 अरब रुपए कहां से कराची के और बहुत से मसाइल हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, 160 अरब बुलंद। हम बात करते हैं सर, कराची में पानी के मसाइल हैं, कराची में एमिनिटीज़ के मसाइल हैं, कराची में सफाई का बहुत बड़ा मसला है। मुख्तलिफ सफाई मुहिम चलाई गई, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। यानी ये सफाई मुहिम वक्ती तौर पे चलाई तो ज़रूर गई, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से भी चलाई गई, हुकूमत की जानिब से भी चलाई गई, लेकिन अब तक शहर में वैसे ही कचरा मौजूद है, वैसे ही तमाम चीज़ें मौजूद हैं, उस पर कोई खातिर ख्वाह एक्शन नहीं लिया गया। आपकी जानिब से सर, ख़ास तौर पे जब बल्दियाती इलेक्शन करीब हों या आम इंतखाबात करीब हों, उस वक्त तो कुछ ऐसी मुहिम नज़र आती है, लेकिन बाकी जो अरसा होता है उसमें क्या कार्रवाइयाँ की जाती है? सर आपसे इस पे जवाब लूँगा मैं, लेकिन अभी हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर सूबाई असेंबली खुर्रम शेर जमान साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम शेर जमान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपसे जानना चाहूँगा कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जो कि सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का इजलास, उसके बाद वफाकी वजीर असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आप भी मौजूद थे सर, और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद थे, जिसमें ये कहा गया कि एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दावत दी गई है कि वो भी ताउन करे, और साथ ही साथ जो मंसूबे हैं उनकी जल्द तकमील की बात की गई है। सर आपसे सिर्फ जानना चाहूँगा कि इन मंसूबों की डेडलाइन क्या बनाई गई है? सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई टेंटेटिव डेट दी गई है, खासतौर पे ग्रीन लाइन मंसूबा या बाकी जो और ऐसे तरक्याती मंसूबे हैं, कब तक उनकी तकमील जो है वो मुमकिन हो पाएगी?
अच्छा देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं, मैं आपको क्लियर करूं। एक तो डेट दी गई है 7 फेब को, जिसमें इंशाल्लाह ताला वजीर आजम साहब आएंगे और उन प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करेंगे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने प्रोजेक्ट्स थे, वो पिछली फेडरल गवर्नमेंट के नहीं थे, जिसमें कि निश्तर रोड पूरा मुकम्मल हो जाएगा। 6.4 किलोमीटर की लेंथ का ये, जैसे कि मंगूपी रोड है जिसके बहुत बुरे हालात खराब थे, वो 6.9 किलोमीटर का है, उसकी इंशाल्लाह ताला इनॉग्रेशन हो जाएगी। उसके साथ साथ जैसे कि ग्रीन लाइन के इंफ्रास्ट्रक्चर में दो तीन चीजें थी, जैसे कि तकी हसन ब्रिज था, वो हमारा अपना ही था, पीटीआई का प्रोजेक्ट था, 5 स्टार नॉर्थ नाजमाबाद का ब्रिज था, केडीए का ब्रिज था। ये सारे प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ताला महीने के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाएंगे, तो नेक्स्ट मंथ फेब के महीने में वजीर आजम साहब इसकी इनॉग्रेशन करेंगे। ये तो वो डेट्स हैं, आपको मैंने वो प्रोजेक्ट्स बता दी जो पीटीआई के अपने थे। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट का पुराना जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट का था प्रोजेक्ट, ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट, उसके बारे में मैं आपको एक बात क्लियर करूं जो लोगों को मालूम नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में पीएमएलएन की गवर्नमेंट से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वफाकी हुकूमत बनाएगी और उसके साथ साथ जो इसकी बसेस हैं, इसका पूरा निजाम है, वो सूबाई हुकूमत चलाएगी। लेकिन तकरीबन 8, 9 या 10 महीने पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हमारी वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट की कि हमने तो अभी तक टेंडर्स भी नहीं दिए हैं, हम तो तैयार ही नहीं है, और इसलिए हमारी गुजारिश है कि वफाकी हुकूमत इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर ले और उसके साथ साथ इसको कंप्लीट करने के बाद 3 साल चलाने के बाद हमें हैंड ओवर करे। हमारी हुकूमत ने वो उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, लेकिन जाहिर है कि जो जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की थी बसेस का टेंडर करना, वो नहीं उन्होंने करा। तो हम तो फेब के महीने में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट कर लेंगे ग्रीन लाइन का, लेकिन ये बसेस का टेंडर होना और ये एक्नेक से अप्रूव होना सारा, ये तकरीबन समझ लेंगे 1 साल का पूरा, तकरीबन मैं समझता हूँ कितना टाइम लगेगा। खुर्रम साहब, अब आपकी इस बात में तजाद है सर। जब ये बात की गई थी ना फरवरी में इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करने की, दूसरे दिन गवर्नर हाउस की जानिब से तरदीद आ जाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करने की बात नहीं की गई, सिर्फ जो अंडरपासेस या जो ऐसे ब्रिजेस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे जो कनेक्टेड हैं ग्रीन लाइन के साथ। इसका ये मतलब नहीं है कि इसका पूरा रूट कंप्लीट हो जाएगा। सर ये क्लियर कर देना, आवाम ये समझते हैं। सर जी आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इंफ्रास्ट्रक्चर वही हो गया ना सर पूरा, क्या इसके ब्रिज हो गए, इसके पूरे रोड हो गए, नहीं चलेंगे सर ट्रैक्स किसी सूरत, बसें मतलब वो ट्रैक्स कंप्लीट नहीं होंगे। अच्छा, उनसे रिलेटेड जो ब्रिजेस और अंडरपासेस हैं वो कंप्लीट होंगे। अच्छा सुने, देखिए आप और मैं एक ही बात कर रहे हैं, थोड़ा सा फर्क है। फेब के महीने में इंशाल्लाह ताला इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन इसकी बसेस आना, इसका पूरा निजाम चलना, उसके अंदर तकरीबन 1 साल और लगेगा, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। क्योंकि जो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी वो यही थी, ये जो काम पीपल्स पार्टी की हुकूमत का, सिंध हुकूमत का था, जो उन्होंने अब हमें रिक्वेस्ट करके दे दिया है, उसमें टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। लेकिन जो हमारे प्रोजेक्ट थे उसके अलावा, जैसे कि मैंने आपको 2 रोड बताए, निश्तर मंगोपीर, तकी हसन ब्रिज, 5 स्टार और केटीए, ये इंशाल्लाह ताला फेब में इनॉग्रेट हो जाएंगे। खुर्रम साहब, आपने कहा कि ये काम जो रिक्वेस्ट करके सिंध हुकूमत ने आपको दे दिया है उसमें वक्त लगेगा। सर कितना अरसा कुछ हो गया होगा जब वफाकी हुकूमत ने पेशकश की थी कि ये जो ग्रीन लाइन मंसूबे की जो बसेज हैं ये वफाकी हुकूमत की जानिब से फराहम की जाएंगी? अंदाजन कितने महीने हो गए होंगे सर? अंदाजन 7-8 महीने हो गए उसके अंदर। सर 7-8 महीने में अब तक क्या किया गया है? कोई टेंडर, कोई प्लानिंग इन बसेस के हवाले से, किसी कंपनी को शॉर्टलिस्ट करना, कोई प्री क्वालिफिकेशन, कोई चीज हुई है सर 7-8 महीने में? वो बिल्कुल उसमें डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है। अगर ये पहले से सिंध हुकूमत ने काम कर लिया होता, बेसिक अप्रूवल्स अगर ले ली होती, तो मेरे ख्याल से इतना लेट नहीं होता। लेकिन अब ये कि इसको फास्ट ट्रैक पे रखा हुआ, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इसको हम जल्द से जल्द मुकम्मल कर देंगे। सर ये भी बता दीजिएगा कि यानी आपका ये कहना है कि तकरीबन 1 साल का अरसा और लगेगा ग्रीन लाइन बसेस को चलने में? कम बोल रहा तो गलत है वो, बिल्कुल तकरीबन आप समझें कि ग्रीन लाइन चलने में 1 साल कम से कम लगेगा, जिसकी जिम्मेदार जाहिर है कि सूबाई हुकूमत है। सर ये जो अभी तेजी नजर आई है खास तौर पे मतलब वफाकी वजीर असद उमर साहब का यहाँ आना और फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे कबल भी हमने देखा कि बात की गई, फिर MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी कॉल की गई है और ये कहा गया है कि बहुत जल्द मुलाकात भी की जाएगी। सर क्या इसके कनेक्शन कहीं ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो पेशकश की गई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को हुकूमत में शमूलियत की, उस वजह से क्या कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में मुतहर्रिक नजर आ रही है? नहीं देखिए, बिलावल तो बच्चे हैं, अभी इनको पता नहीं, इनको सियासत में टाइम लगेगा, इनको मालूम ही नहीं कि हो रहा क्या है। मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त मौजूदा आज की तारीख तक का मैं आपको बता रहा हूं, कल का मुझे नहीं पता, आज की तारीख तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे इत्तेहादियों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं और
वजीर आजम साहब के डायरेक्टली भी बहुत अच्छे एक ताल्लुकात हैं, जिसमें जो इश्यूज आते हैं उनको खुद डायरेक्टली भी वो डील कर लेते हैं। लेकिन देखें, ये जो आप असद उमर साहब की बात कर रहे हैं ना, ये हमारी खुशनसीबी है। देखें कि पहले जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर होते थे वो खुसरो बख्तियार होते थे, जिनका जाहिर है कि पंजाब से ताल्लुक था। अब ये हमारी खुशनसीबी है कि अगर चेंजेस आई भी हैं तो एक ऐसे मिनिस्टर आ गए जिनका ताल्लुक कराची से है। तो असद उमर साहब जाहिर है कि कराची आइट हैं, वो कराची की परेशानियों को समझते हैं। उन्होंने ये एहसास करते हुए बाकी जो चीजें स्लो डाउन थी, जो पैसे रिलीज नहीं हो रहे थे, उन्होंने वो सारी पेमेंट्स रिलीज करा दी हैं। ये तो काम अब आप समझें कि ये बिल्कुल फास्ट ट्रैक पे चल गया और काम बड़ा तेजी से मुकम्मल हो रहा है, क्योंकि जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे वो तो पहले के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, लेकिन अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, काम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि पैसे रिलीज नहीं हुए थे, अब वो असद उमर साहब के आने के बाद से वाकई में मैं आपको ये इस बात को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि चेंज आया है। और जो स्पीड हमने पिछले 2 महीने में देखी, वो पिछले हमने एक साल में नहीं देखी थी। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह ताला ऑन टाइम आप हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद रहें। हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाह रहे हैं सर, मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, और नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी कराची के इंफॉर्मेटिव जनरल सेक्रेटरी नजीब अयूबी साहब। इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि हमारे साथ ऑनलाइन इस वक्त बीपर पर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान जी। खुर्रम शेर जमान साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अपने पिछले टेन्योर में, यानी अगर मैं बात करूं 2013 से 2018 की, जब डिफेंस क्लिफ्टन से आप लोगों को ख़ास तौर पे प्रोविंशियल असेंबली यानी सूबाई असेंबली की 2 सीटें और जो कौमी असेंबली की सीट थी यानी आरिफ अलवी साहब की सीट वो भी मिली थी। सर, आप अपने हल्के में काफ़ी एक्टिव नज़र आए 2013 से 2018 तक, लेकिन अब 2018 के इलेक्शंस के बाद अवाम में उस तरह से आपको शायद जाने का वक्त नहीं मिलता जैसे आप पहले जाया करते थे। क्या कहते हैं सर? अच्छा, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जो फरमा रहे हैं ठीक कह रहे हैं। वक्त के साथ साथ इंसान की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं, और अब जाहिर है कि देखिए, अभी भी काम कर रहा हूं तो पूरे कराची के लिए काम कर रहा हूं। पहले ये फर्क था कि सिर्फ अपने हल्के को देख रहा था, आज पूरे कराची की जिम्मेदारी है। पूरे कराची में कहीं आग लग जाती है तो मैंने जाना है, कहीं पे कोई मसाइल हो जाए, हर चीज के ऊपर आवाज उठा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की हड़ताल है तो उधर जाके हम उनके लिए जो है सिफारिश कर रहे हैं कि वो मामला ठीक हो जाए। कराची के किसी शहर में पानी के मसले हैं तो उसके लिए जा रहे हैं। लेकिन ये याद रखें कि हमने 2013 से 2018 तक अपने हलकों में जो टीम है वो बहुत जबरदस्त बना दी है। हमारे एक एक वार्ड के अंदर, एक एक ब्लॉक के अंदर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जो कि अवामी मसाइल को देख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद कम से कम इतना मैंने रखा हुआ है कि हफ्ते में एक दिन अपने हल्के में किसी न किसी एरिया के अंदर हम जरूर जाते हैं। और उसके अलावा आपका भी खुद फोन मिला के देख लें कि अगर कोई नंबर मेरे पास सेव होगा तो मैं शायद उसको ना उठाऊं, छोड़ दूं अगर मैं मसरूफ हूं, लेकिन अननोन नंबर में हमेशा उठाता हूं, कोशिश करता हूं। और मुझे मालूम होता है कि जो अननोन नंबर है मेरे हल्के से कोई कंप्लेन है। तो आज भी हम उन सारी चीजों को देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी बहुत आ गई है, हमारी तंजीमी मामलात के अंदर भी बहुत ज्यादा बेहतरी आ गई है। पहले हम इतना ज्यादा मुनज़्ज़म नहीं थे, लेकिन अब हम वक्त के साथ साथ हमने जाहिर है कि तंजीम को अपना बहुत बड़ा कर दिया। तहरीक इंसाफ पहले एक छोटी जमात होती थी, आज पूरी कराची का मैंडेट है। 30 MPs हमारे यहाँ से हैं, कुछ 14-15 MLAs यहाँ से हैं। तो जिम्मेदारियां जाहिर है कि बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अब हमारा जो फोकस है, जो मेन हमारा, मैं आपसे बताऊं, जो हमारे टारगेट्स हैं वो ये हैं कि आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट है कि कराची से मेयर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंशाल्लाह ताला होगा। हमने अपने डिस्ट्रिक्ट सारे जीतने हैं और उसी से हमने चेंज लेकर आना है। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि आप एक बहुत बड़ा फर्क इसमें महसूस करेंगे कि अगर ऐसी जमात का मेयर कराची से आएगा कि जिसकी या वफाक के अंदर हुकूमत होगी, तो आपको डिफरेंस नजर आएगा शहर के अंदर। शहर के अंदर आप बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट देखेंगे और आपको इंशाल्लाह ताला कराची शहर को एक इंटरनेशनल सिटी के सतह के ऊपर आपको उसके स्टैंडर्ड के ऊपर लाके हम दिखाएंगे कि इंटरनेशनल सिटीज होती क्या है, उनका म्यार क्या होता है, उनकी सफाई का म्यार क्या होता है, उनके पानी का म्यार क्या होता है, उनके पानी की सप्लाई का म्यार, उनके ऐसे शहरों के अंदर ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसी होती है, उनके स्कूल बसेस होती हैं वो कैसी होती हैं। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे शहर के अंदर आपने देखें कि
ये लॉ एंड ऑर्डर के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। इसको हमने एक सेफ सिटी का जो उसका प्रोजेक्ट है वो हमने पूरा कंप्लीट कराना है। यहाँ पे कैमराज होने चाहिए कि एक एक बंदे के वरना आपकी नजर हो। सबसे बड़ी बात, हमारी पुलिस मुकम्मल नहीं है। अब बल्दियाती अमेंडमेंट्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि हमने आनी, जिसके लिए पीपल्स पार्टी जाहिर है कि वो मानने को तैयार नहीं है। तो जो पहले टारगेट है इंशाल्लाह ताला वो कराची के अंदर अपना मेयर लाना, उसके बाद फिर में अपनी हुकूमत बनाना, ये बड़े बड़े टारगेट्स हैं जो हमने सेट किए हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसके अंदर हम अपनी मंजिलों तक जरूर पहुंचेंगे। सर, आप कराची में मेयर बनाने की बात करते हैं, लेकिन इस वक्त आपकी इत्तेहादी जमात से जो आपके इत्तेहादी हैं उनका मेयर मौजूद है, वो हर वक्त फंड्स का रोना रोते हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से ₹1 की कोई ग्रांट डायरेक्ट मेयर को नहीं दी जाती। सर, ये फर्क क्यों किया जाता है? अगर देखा जाए तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की इन सीटों की वजह से आपकी हुकूमत कायम हुई है, और इस वक्त जो हालात है, जिस तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पेशकश की जा रही है, क्या आप नहीं समझते कि शायद आप लोगों को भी कोई फंड्स देने पड़ेंगे मेयर कराची को? आज की तारीख तक भी बहुत अच्छे रिलेशन हैं। वसीम अख्तर साहब आज सुबह में भी हमारे साथ थे जब SIDSL की मीटिंग थी, इसकी कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी की मीटिंग थी। मेयर साहब उस वक्त भी मौजूद थे और मेयर साहब की आज भी बातचीत हुई है वहाँ पे, और उनसे वसीम अख्तर साहब से हमने जो उनके प्लान्स हैं, जो PC1 हैं, हम उनसे मांग लिए कि अब हमें दें। वजीर आजम साहब ने तो हुक्म कर दिए इनके पैसे रिलीज करने को। जैसे वो अपनी PC1 बना के देंगे, जैसे अपने पूरे प्लान्स बताएंगे, उनका पैसा तो वो ऑलरेडी मेरे ख्याल से साइड हो चुका है। बहुत अच्छे रिलेशन हैं। देखिए मकसद क्या है, आज देखें कितनी बड़ी स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गवर्नर ये कह रहा है कि हम कराची की खातिर जो है, इनफैक्ट सुबह सिंध की खातिर हम पीपल्स पार्टी के साथ भी काम करने को तैयार है, और से ज्यादा हम क्या करें। ये तो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ गई ना कि एक जमात जो कि करप्ट ज्यादा जमात है, जिसने इस सूबे का सत्यानाश किया, हम मजबूर है कि आज कहते हैं कि हम उनके साथ भी तैयार हैं इस सूबे की बेहतरी के लिए। तो वो हर एक कदम हम उठाने को तैयार हैं जिससे जो ना मुल्क के अंदर बेहतरी आ जाए और आवाम के मसाइल हल हो सकें। खुर्रमशेर जमान साहब, ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि हालिया जो बिजली के नरखों में इजाफा किया गया है और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, खासतौर पर अगर हम के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात करें तो बड़े इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। सर, कहा यह जाता है कि के इलेक्ट्रिक के जो आरिफ नकवी साहब हैं वो दरअसल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बहुत करीब हैं, आपकी पार्टी की कोर कमेटी का हिस्सा है, इसलिए उन्हें बहुत सी लेवरेज दी जाती है। यानी अगर के इलेक्ट्रिक का सरबराह कोई और होता तो शायद इस वक्त के इलेक्ट्रिक को दूसरे तरह से डील किया जा रहा होता, लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंजूर नजर है इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती। क्या ये बात दुरुस्त है? अच्छा, देखिए मैं पहले आपसे गुजारिश करूंगा, सीनियर सहाफियां, आप कभी भी कोई ऐसी बात कोट ना करें जो आपको 100% जिस पे यकीन हो। आपने कहा कि कोर कमेटी के मेंबर हैं, वो हमारे कोर कमेटी के मेंबर नहीं है, पहली बात। दूसरी सर गुजारिश आपसे यह है कि के इलेक्ट्रिक के जो रेट्स हैं वो वज़ीर आज़म साहब नहीं बढ़ाते हैं, वो नेपरा को जाते हैं उनकी सारी सिफारिशात, और वहां से जाके वो चीजें अप्रूवल होती हैं। वज़ीर आज़म साहब का इससे ताल्लुक नहीं है कि के इलेक्ट्रिक रेट बढ़ रहे हैं। वो तो जिस तरीके से अगर पेट्रोल के पैसे बढ़ेंगे, डीजल के बढ़ेंगे, तो जाहिर है कि जिस चीज से उनकी पावर जनरेशन हो रही है उन्होंने उस हिसाब से पैसे बढ़ाने। ये जो आपका मुल्क चल रहा है, आपको हालात पता है मुल्क के, हमारी कोई इकॉनमी इतनी बेहतर नहीं है, हमारे मुल्क के एक्सपोर्ट इतने ज्यादा नहीं है, इम्पोर्ट्स तो हमारे बहुत ज्यादा है। मुल्क को चलाने के लिए आपने IMF से कर्जा लिया, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया है, उनकी किस्तें आपने देनी है। जो लोग 70 साल से इस मुल्क को रूल कर रहे थे, आप उसका सारा कसूर एक उस हुकूमत पे तो नहीं डालेंगे जिसको 1.25 साल आए। तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ है। आपने देखें कि जितने भी ऐसे स्टैट्स आ रहे हैं वो पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, और पाकिस्तान को दुनिया भर के अंदर एक बेहतर नजर में देखा जा रहा है। इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है। अल्लाह ने चाहा तो आने वाले 2 साल 1.5 साल के अंदर आप देखेंगे बेहतरी जरूर आएगी। कोई ऑप्शन आप मुल्क में और है नहीं। आप ये तो नहीं कह सकते कि तरीके इंसाफ की हुकूमत जो है मेहनत नहीं कर रही, काम नहीं कर रही है, ये करप्शन की तरफ है। जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है, जिन्होंने मुल्क को बर्बाद किया, जाहिर है वो जिम्मेदार है। हम इसको निकालने के लिए लगे हुए, निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। अगर नहीं कामयाब होंगे तो 3 साल बाद इलेक्शन है, अवाम हमें मुस्तरद कर देगी। खुर्रमशेर जमान साहब, आखिरी क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूंगा कि ये जो तब्दीली के साथ ही महंगाई का जो एक तूफान आया, सुनामी, सर ये कहीं जाके रुकेगा? वापसी तो बड़ी दूर की बात हो जाती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में कभी कोई चीज महंगी हो जाए तो वो दोबारा सस्ती नहीं हो सकती। सर नहीं सर, आप क्या समझते हैं, महंगाई कहीं जाके रुकेगी या सर ये रुकने से काम नहीं चलेगा? सर रुकने से काम नहीं चलेगा, इसको वापसी लेकर आना पड़ेगा। आप जैसे कह रहे हैं ना कि वापसी नहीं आता, मैं इस बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ। टमाटर की कीमत फिर से बढ़ने लग गई है, सब्जियों की कीमत दोबारा से बढ़ने लग गई है। आप अगर बाजार जाएं और जाके टमाटर के फिर गलती करें ना, देखें सर, फिर गलती करें। देखें, अगर शहर के अंदर सब्जी महंगी है, दालें महंगी हैं, दूध महंगा है, तो उसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है, उसकी जिम्मेदार वफाक नहीं है। वफाक को इस महंगाई से प्लीज आप कनेक्ट ना करें। आप समझें कि ये कमिश्नर कराची की जिम्मेदारी है। 70 दफा मैंने उनको फोन करके बोला है कि आप जाएं सब्जी मंडी और वहां जाके रेट चेक करें।
काम नहीं करते हैं, बैठे हुए इनके सारे डेप्यूटी कमिश्नर्स, कहीं छापे नहीं मारते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। दूध महंगा वजीर आजम का थोड़ी सब ताल्लुक है, अगर सब्जी महंगी तो उसका मुल्क की इकॉनमी थोड़ी वास्ता, वो तो लूटमार कर दिया है यहाँ पे। कर रहे हैं कि चीजें महंगी हो रही हैं, ये बताएं। सर महंगाई है, बिल्कुल मैं आपकी बात एक्सेप्ट कर रहा हूं। आपके वुज़रा कहते हैं कि 17 रुपए किलो टमाटर मिलता है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। सुने ना बात, मेरी बात सुने, देखिए सब्जी जो महंगी हुई है उसका वफाकी हुकूमत से ताल्लुक नहीं है, दूध का उससे ताल्लुक नहीं है, ये अंडरस्टैंड करें प्लीज आप बात को। ये जिम्मेदारी कमिश्नर कराची की है कि वो शहर भर में छापे मारें और जो रेट उनके बताए, देखें ना मुझे बताएं सर, गवर्नर साहब की भी कोई जिम्मेदारी है सर इस हवाले से? मैं एक चीज क्लियर करूं आपको, आप कमिश्नर कराची के रेट निकालें, आप कहेंगे महंगाई नहीं है, तो फिर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करा रहे हैं वो? सर अगर कमिश्नर कराची इम्प्लीमेंट करने से कासिर हों तो क्या गवर्नर साहब कोई कार्रवाई कर सकते हैं कि वो? गवर्नर साहब के पास इख्तियारात नहीं है, ये सारे इख्तियारात जो है 18वीं तरमीम के बाद तो चीफ मिनिस्टर के पास हैं। आप चीफ कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट मंगाएं, अगर वो आपको लगता है महंगाई है तो मैं आपकी बात मानता हूँ, महंगाई जरूर है, बात गलत नहीं है, लेकिन ये बेफजूल की जो महंगाई है ना, जिसके ऊपर सूबाई हुकूमत के मुंह के ऊपर चुप लगी हुई है, जो कि छापे नहीं मारी है, 2 दुकानदारों के खिलाफ एक्शन लें, 10 के खिलाफ लें, सारे के सारे बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा रहा तो हर किसी ने लूटमार लगाई है। खुर्रम शेर जमान साहब, पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाएगी, बिजली के निर्ख बढ़ाए जाएंगे, तमाम चीजें अगर बढ़ेंगी तो आप क्या समझते हैं कि टमाटर और दूध और बाकी चीजें सस्ती हो जाएंगी? तो मेरे भाई टमाटर कोई 1 लीटर टमाटर में तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो खाली 1 पाव टमाटर आएगा। जब गाड़ी टमाटर की आएगी तो वो डीजल उसके अंदर होगा और उसके अंदर 1000 टन होगा, पता नहीं कितना टमाटर होगा। सो प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे, इसको आप उसके साथ कंपेयर ना करें। सो बेसिकली बहुत सारी जिम्मेदारियां सूबाई हुकूमत की जो कि उसको नहीं देख रहे हैं, जिसकी वजह से काफी मुश्किलात का सामना है आवाम को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया खुर्रम शेर जमान साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ ऑनलाइन बीपर पर मौजूद थे। जी नजीब अयूबी साहब, क्या कहते हैं आप? इनका तो ये कहना है कि तमाम तर जिम्मेदारी जो है कमिश्नर कराची और सिंध हुकूमत की है, इस पे इससे वफाकी हुकूमत का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। नहीं, इस पे पूरी गुफ्तगू के दौरान सोच यही रहा था कि तुम्हारा हौसला है कि तुमने बड़े हौसले के साथ उनको लाइन पे लिया और बात सुनी। इनको सिर्फ पिछली तकरीरें ही दिखा दें कि 8 रुपए पे तो इनके वजीर आजम ने डी चौक पे उछल कूद मचा दी थी और बिजली के बिल फाड़ दिए थे। 18 रुपए पे हम क्या करें, कितना सब्र करें? और ये पूरी पार्टी देखिए, मुस्तकबिल 4-3 सेंटेंस वो होते ना कि हाल का जुमला बनाओ, माजी का जुमला बनाओ, मुस्तकबिल का जुमला बनाओ। हाल तो अब आपके सामने है। 19 और 20 क्या तब्दीली आई? 19 और 20 के फर्क से हम दोबारा बैठ गए हैं अब 2020 में, और पहले दिन ही उन्होंने ये ताजियाना मार दिया है। तो बात यह है कोई तब्दीली नहीं आई। इन्होंने सारी बातें वो की हैं बुलंद इकबाल कि आप देखिएगा ये हो जाएगा, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत किसने दिलवाई? किसी चीज का वादे जवाब किसने किया था सर? सबसे पहली दफा केपीके में हमने किया, और हमने सिर्फ तहरीक इंसाफ से नहीं किया, हमने शहर की और मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत सौ से इत्तेहाद किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस इत्तेहाद के नतीजे में आज भी लोग तारीफ करते हैं कि आप थे तो किस तरह काम हुआ, और आप चले गए तो अब आप देख लीजिए बीआरटी। आप एहतसाब का नारा लेके आए थे और आपने आते के साथ ही 17 ऑर्डिनेंस 18 ऑर्डिनेंस निकाल दिए। तो ये कौमी असेंबली किस बात के लिए है जिसमें आपकी अक्सरियत है? आप वहां से आपने 50 करोड़ तक की करप्शन को जायज करार दे दिया। आप चीखते नहीं थकते थे, आपकी जबान पे एक ही जुमला होता था, एनआरओ नहीं दूंगा। आज पानामा के सारे मुजरिम आपने बाहर निकाल दिए। तो आप अपनी किसी बात पे तो स्टैंड करें। कराची के शहरी तो आपको अपनी सीटें दे बैठे, और आप कह रहे हैं खुर्रम जमान साहब के मैं पूरे कराची में घूम रहा हूं। भाई आप कहीं ना घूमें, आप इधर से उधर उछल कूद ना करें, अपने इलाके में रहें, और बाकी बताइए कि आपके दूसरे एमएनए और एमपीए किधर है? कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा। उनके ऊपर छोटे छोटे केसेस आ रहे कि उन्होंने टैंकर माफिया के साथ मिल गए, वो फला के साथ भत्ता ले रहे हैं, और 50 करोड़ की तो इनके वजीर आजम साहब ने, इनके अब्बा का पैसा है कि ये इस तरीके से माफ कर रहे हैं। इनके अब्बा का पैसा है कराची के शहरियों का कि 102 अरब रुपए आपने फ्यूल एडजस्टमेंट, किस चीज का फ्यूल एडजस्टमेंट? आप मुझसे तो जवाब मांगते हैं, आप इनसे पूछिए ना। सर उनका कहना यह है कि 102 अरब रुपए फ्यूल एडजस्टमेंट किस चीज के? आप तो गैस के ऊपर प्लांट चला रहे हैं, फर्नेस ऑयल के पैसे ले रहे हैं। कितना बड़ा फ्रॉड है। फर्नेस ऑयल के मेरे भाई आप पैसे ले रहे हैं शहरियों से, और हमारी गैस से आप अपने प्लांट चला रहे हैं। सारे प्लांट्स गैस पे नहीं, मैं खुद गया हूं, मैंने देखा सारे कितने कि बिन कासिम पे 4 प्लांट है, 6 प्लांट थे, 4 प्लांट रह गए। 4 में से मेरी बात सुनो, अब मैं बिजली का आदमी हूं मैं भी। 4 प्लांट में से 2 प्लांट 250-250 मेगावाट के, उसमें से एक को आप फर्नेस पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, चला नहीं रहे।
इसी तरीके से KTPS आ जाइए, कोरंगी थर्मल पावर स्टेशन, एक बॉयलर जल गया, फट गया, बर्बाद हो गया, इंजीनियर उसमें मर गया, उसको कंपनसेशन भी नहीं दी और एक के ऊपर चला रहे हैं। जर्मनी से छोटे यूनिट लेके आए, वो डीजल पे चल रहे हैं। सर, तो आपके पास 300 मेगावाट आप हुकूमत से सब्सिडी ले रहे हैं, 600 मेगावाट की। कोई प्राइवेट कंपनी को सब्सिडी देता है? आपकी तरफ दोबारा आते हैं। एक प्राइवेट, मुझे एक बात बताओ कि क्या प्राइवेट कंपनी को KSC क्यों बिकी थी? कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन बेचने की वजह यह थी ना कि सब्सिडी दी जाती है, हुकूमत पाकिस्तान पे बोझ है। तो भाई ये 650 यूनिट वो मेगावाट की सब्सिडी ले रहे हैं, इससे बड़ा सफेद हाथी तो कोई है नहीं। प्राइवेट कंपनी है और सबसे ज्यादा मुनाफा लेके पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। बाहर क्या जा रहा है? फॉरेन फंडिंग केस निकाल के देख लीजिए, आरिफ नकवी ने कितना पैसा तहरीक इंसाफ को दिया, लंदन ब्रांच में, दुबई ब्रांच में, अपने जस्टिस वजी को निकाला इसलिए नजीब साहब आपकी तरफ वापस आते बता दिया था। जी, आपकी तरफ वापस आते हैं। एक मुझे कॉल लेनी है। शाहिदा रहमानी हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा रहमानी साहब, आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि खास तौर पे जब से आपकी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को एक पेशकश की है, उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में बड़ी हलचल नजर आती है। लेकिन उसके साथ ही साथ जहां आपको पेशकश भी ये भी की गई है वफाकी वजीर असद उमर की जानिब से कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे तो हम ताउन करने के लिए तैयार हैं, क्या कहती हैं आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो जोग्राफियाई हालात हैं कराची और सिंध के, उसमें हमेशा पीपल्स पार्टी पे अवाम का ट्रस्ट रहा, अवाम वोट देते हैं। और हमने तो अखलाकी तौर पे MQM को कहा कि आपको अगर विफाक की तरफ से सपोर्ट नहीं हो रही है, 1.5 साल का अरसा गुजर गया, ना तो ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट हुआ, ना ही K4 के हवाले से, ना कराची के डेवलपमेंट के हवाले से किसी किस्म का ताउन तो जरूर किया गया। लेकिन अगर सिंध गवर्नमेंट खिदमत के जज्बे से सरशार होकर काम कर रही है और मेयर कराची को ऑन बोर्ड लिया जाता है, उनको हर प्रोजेक्ट के अंदर बैठाया जाता है, बुलाया, तो उनको एक ऑफर दी कि भाई आप आ जाए हमारे साथ और शामिल हो जाएं, क्योंकि मिशन तो सबका एक है कि हमें कराची की खिदमत करनी है, कराची को हमें तरक्की याफ्ता शहरों में बनाना है, कराची से हमें तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है। और इसमें मैं समझती हूँ बेचैनी की कोई बात नहीं है। ये तो MQM को हमने नेक नियति के साथ ऑफर की और मैं समझती हूँ कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें PTI परेशान होंगी। PTI के लिए तो ये एक चैलेंज है कि उनको चाहिए कि जो उन्होंने वादे किए थे कराची के अवाम से, जो कराची के अवाम से उन्होंने नशिस्तें हासिल की हैं बड़ी भारी तादाद में, तो वो अपने वादे को पूरा करते हैं। लेकिन 1.5 साल का अरसा बीत गया, अभी तक वो सिर्फ वादे वही पे चल रहा है। आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती है, ऐलानात होते हैं और फिर वो वहाँ कहानी खत्म हो जाती है। अच्छा, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जड़ें जो है वो अवाम में कमजोर हो गई है और अब एक कमजोर जड़ों वाली पार्टी जो है वो अपने आप को मजबूत करने के लिए मुत्तहिदा कोई ऑफर्स कर रही है। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी के रावलपिंडी के जलसे के बाद हुकूमत जो है PTI की हुकूमत वो बौखला गई है। उनकी अपनी जड़ें तो है नहीं, वो तो सिलेक्टेड हैं और हमेशा जो सिलेक्टेड होता है वो जरा सी हवा चलती है तो वो कांपने लगता है। बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवाम में जड़ें मजबूत हैं। आपने देखा कि 27 दिसंबर को हमने रावलपिंडी में, गड़ी खुदाबख्श में, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर अपनी ताकत का मुजाहरा किया, अवाम ने भरपूर एतमाद किया। वो PTI जिसने अवाम से झूठे वादे किए, जिसने अवाम को झूठे सपने दिखाए, जिसने अवाम को झूठी तसल्लियां दी, ये तो वो वाहिद वजीर आज़म है जिनको अगर इनकी माजी की तकरीर सिर्फ लगा दी जाए तो इनको अपोजिशन की तनकीद का नहीं, अपनी ही स्पीच से ये शर्मिंदा होना चाहिए कि इन्होंने जिस अंदाज से वादे किए थे। ये कहते थे गैस, बिजली, पेट्रोल की कीमतें महंगी हो जाती हैं तो हुक्मरान चोर होते हैं और इस तरह महंगाई करके हुकूमतें नहीं चलाई जा सकती। मैं हुकूमतें तो शायद हमारी साहब हमारे साथ रहिएगा, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक। एक वक्त आपको शामदीद कहते हैं, प्रोग्राम में खबर की खबर में हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम बात कर रहे हैं कराची के मसाइल के हवाले से, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से और
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का आज इजलास हुआ, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस हवाले से भी बात की जा रही है। हमारे साथ जमात इस्लामी कराची के इंफॉर्मेटिव के जनरल सेक्रेटरी नजीब अयूबी साहब मौजूद हैं। इसके अलावा ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाहिदा रहमानी साहिबा। ब्रेक पे जाने से पहले शाहिदा रहमानी साहिबा से बात हो रही थी, हम उसको मजीद कंटिन्यू करना चाहेंगे। शाहिदा रहमानी साहिबा, आपसे ये जानना चाहूँगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को हुकूमत की तो पेशकश ज़रूर की जाती है, लेकिन जो उनके अवामी नुमाइंदे या ख़ास तौर पे KMC DMCs में जो नुमाइंदे हैं या बाकी लोग जो काम कर रहे हैं, उनके साथ सौतेलेपन का क्यों सलूक किया जाता है? मेयर कराची हर वक्त हमें फंड्स का रोना रोते नज़र आते हैं, DMCs का भी यही रोना होता है कि तनख्वाहों के अलावा कोई फंड्स मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत सड़कें भी बना रही है, फ्लाईओवर्स भी बना रही है, और तमाम वो काम जो KMC और DMC को वैसे करने चाहिए, लेकिन वो तमाम सिंध हुकूमत अंजाम दे रही है। क्या कहती हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो जो मेरी बात चल रही थी उसमें कराची के इलेक्टेड नुमाइंदों के हवाले से बात हो रही थी कि PTI के जो बदकिस्मती से जो यहाँ से इलेक्ट हुए हैं या सिलेक्ट हुए हैं मेंबरान से बड़ी भारी तादाद में, लेकिन वो मुकामी ना होने की वजह से वो आज भी मैंने देखा नेशनल असेंबली में, अभी आप बात कर रहे थे तो जो इश्यूज उठाए गए उसमें फाटा का तो इशू उठाया गया, बट कराची का इशू नहीं उठाया गया। अभी के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात हो रही थी, काश के वो के इलेक्ट्रिक का मसाइल का उठाते। गैस चैलेंजेस है, सब कराची शदीद गैस के बहरान के अंदर है, CNG स्टेशन, कारखाने और हत्ता के घरों में भी गैस नहीं आ रही, काश के वो उसके ऊपर मसला उठाते। आज उन्होंने फाटा के हवाले से जो मसला उठाया कि जी वहाँ फंड नहीं मिल रहे, तो आप कराची की तो बात करते हैं कि कराची के अंदर जो ग्रीन लाइन बस का प्रोजेक्ट वो रुका हुआ है, K4 का प्रोजेक्ट रुका हुआ है, बड़े बड़े जो वादे किए हैं वो रुके हुए। काश वो उसके ऊपर कॉलिंग अटेंशन मूव करते हो, कराची से जिसने इलेक्ट करके या सिलेक्ट करके आपको भेजा, आप उसके ऊपर हवाले से बात करते हैं। लेकिन असल मसला ये कि जो है नहीं और जो यहाँ से सिलेक्ट होके आते हैं, फिर यही अलमिया होता है इस तरह की जो झूठी तब्दीली के नाम पर आए थे। आपने बात की कि अख्तियारात नहीं है, मेयर कराची अख्तियारात का तो रोना रोते हैं, लेकिन हर प्रोजेक्ट के अंदर आपको वो नजर भी आ रहे हैं, वो उनको मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ फंड भी मिले। तमाम DMCs की अभी एक रिपोर्ट आई थी कि वेस्ट में, सेंट्रल में, ईस्ट में मुख्तलिफ DMCs में जितने फंड्स मिले वो सब जो है कहाँ गए, वो कहाँ जा रहे हैं। इख्तियारात का सिर्फ रोना रोते हैं, सिर्फ अपनी नाअहली का रोना रोते हैं, क्योंकि ये काम नहीं कर सकते। गोश्त मुलाजमीन घर बैठकर तनख्वाहें ले रहे होते हैं, कचरों के ढेर इनकी जिम्मेदारी है, जो इतने मुलाजमीन है वो क्यों नहीं उठाते। अपनी नाअहली का रोना जो है, सिंध हुकूमत तो काम कर रही है, आज कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर नजर आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कराची की रोशनियां भी बहाल है, कराची में अमन भी बहाल है। आज कराची में बोरी बंद लाशें नहीं मिलती, कराची में असला के जोर के ऊपर डकैतियां नहीं हो रही, कराची के अंदर आज रोशनियां जो बहाल है, कारोबार मुतमईन अंदाज से हो रहा है। किसी भी शहर की तरक्की के लिए सबसे पहले शर्त है कि वहाँ अमन और अमान कायम हो। आज अमन और अमान भी कायम है। कराची की सड़कें, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची में ओवरहेड ब्रिजेस, कराची में अंडर बाईपास की एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि ये इनकी अपनी नाअहली है, जिसके ये अपनी नाअहली को छुपाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। अगर अभी कोई इमरजेंसी होती है जब भी इनको फंड मिलता है, अगर इमरजेंसी होती है जब भी इनको फंड मिलता है, इसके अलावा इनका पूछा सालाना कितना बजट है। अगर ऐसा तो 5 साल क्यों चिमटे रहे इख्तिदार से। ये तो शाहिदा रहमानी साहब, आपने कहा कि कचरा उठाना KMC DMC का काम है, जबकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है तो सिंध हुकूमत की जानिब से बनाया गया, जो कि एक नाकाम बोर्ड साबित हुआ। बिल्कुल, देखें वो अपनी जगह जहां नाकामी हुई वहां उनको चेंज किया गया, वहां पे तब्दीली लाई गई, लेकिन जो इनका काम है क्या वो कर रहे हैं? अच्छा, ये भी आपसे जानना चाहूँगा शाहिदा रहमानी साहबा के हाल ही में यानी 2 रोज़ कबल जो है कराची के इलाके रनछोड़ लाइन में एक बिल्डिंग गिर जाती है। एक दिन तक यही नहीं पता चलता कि ये बिल्डिंग किसके नाम पे है। जब बहुत ज़्यादा तफ्तीश की जाती है तो पता चलता है सुलेमान सुमरो साहब के नाम पे है, जो आपकी पार्टी की जानिब से वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, और अब वो ये कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की दुकानें बनाई थी, उसके बाद मुझसे बिल्डर ने ये छत खरीद ली, और आगे उसने क्या बनाया, कैसे क्या कुछ किया, मुझे इस बात का इल्म ही नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, नंबर 1 कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्या इतना बेलगाम घोड़ा है कि सिंध हुकूमत उसको किसी सूरत कंट्रोल ही नहीं कर सकती। नंबर 2 ये कि क्या आप सुलेमान सुमरो की इस बात से इत्तेफाक करती हैं कि उन्हें किसी बात का इल्म ही नहीं था? इस पे पार्टी क्या सुलेमान सुमरो को बैक करेगी या आप कोई तहकीकात करवाएंगी?
देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जो माजी के अंदर जिस तरीके से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, वाटर बोर्ड हो, केएमसी हो, डीएमसी हो, जिस तरह से भर्तियां की गई और फिर जिसमें आपको पता है कि वो किन के लोग बैठे हुए हैं और किस तरीके से उसके अंदर काम किया जाता है, मैं कहती हूँ तमाम जिम्मेदारान जो भी हों इसमें, मैं ये नहीं कहती कि सिंध गवर्नमेंट जो भी इसमें हो उनको सजा मिलनी चाहिए, बाकायदा इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी इसका जिम्मेदार है उसको करार वाकई सजा देनी चाहिए, उसको बाकायदा उसके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए, चाहे वो एसबीसीओ हो चाहे वो कोई भी हो। और अगर वो ये कह रहे हैं तो मैं समझ ये तो जो मुताल्लिका इदारे हैं वो पूछ करेंगे, सब कुछ नीट एंड क्लीन हो जाएगा कि कौन जिम्मेदार है, किसकी इजाजत से बना, क्यों किस तरीके से बैकडोर ये जो पैसे ले दे के होता रहा माजी के अंदर। मैं समझती हूँ बड़ी हद तक कंट्रोल किया जा रहा है और होना भी चाहिए। अगर कोई भी किसी किस्म की इस तरह की गफलत का जिम्मेदार है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। शाहिदा रहमानी साहब, आप समझती हैं कि अगर कोई आम आदमी होता तो अब तक सलाखों के पीछे होता, कम से कम हवालात में तो होता ही, लेकिन सिंध पुलिस कभी किसी बासर आदमी को गिरफ्तार कर सकती है? ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, मैं समझती हूँ कि बासर हो या वे कानून की गिरफ्त से कोई भी नहीं बचता। आपने बड़े बड़े केसेस देखे जिसके अंदर गिरफ्तारियां भी हुई हैं और सजाएं देना जो है अदालतों का काम होता है, लेकिन सिंध पुलिस ने हमेशा काम किया और यही वजह है कि आज कराची के अंदर अमन बहाल है। हम सिंध पुलिस की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ ऑनलाइन बीपर पर मौजूद थी। सर, वक्त महदूद है, लास्ट नोट, क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या लाहेअमल होगा आपका अगर ये नर्ख, वैसे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, मुमकिन नहीं है कि ये नर्ख वापस लिए जाएं, खासतौर पर ये इजाफा, क्या लाहेअमल होगा सर? कोई लॉ ऐलान आज हाफिज साहब ने किया है जी कि 10 दिन के अंदर अगर इस जालिमाना इजाफे को वापस ना लिया गया तो हम गवर्नर हाउस भी जाएंगे, हम शारा फैसल भी और कराची को जाम करेंगे और कराची के शहरियों को हक दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम इससे आगे भी जा सकते हैं। सर, आप समझते हैं कि मुल्क इस वक्त जिस बहरान से गुजर रहा है, मुल्क जितना बहरान, नौकरियां आपने छीन ली हैं, कारोबार खत्म कर दिया, टमाटर तक की जिम्मेदारी आप लेते नहीं हो, आपको तो बाकर नकवी चला रहा है। सर, आप हमेशा हड़ताल और जैम करने की मजम्मत करते रहे जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से ये काम किया जाता था। कि जब तक अब आप समझते हैं कि जाम करना दुरुस्त है? नहीं, हम के इलेक्ट्रिक को जाम करेंगे, हम कराची की शारा पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और एहतजाज हमारा जमात इस्लामी का एहतजाज वो एहतजाज नहीं होता जो आप जानते हैं कि हम तो ट्रैफिक भी खुला रखते हैं, हम अपनी आवाज पहुंचाते हैं। ठीक। और अगर हुकूमत उसमें मदाखलत करती है, इंतजामिया मदाखलत करती है तो उसने करके शारा फैसल पे देख लिया था। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नजीब अयूब साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि आया के इलेक्ट्रिक और नेपरा की जानिब से ये नर्ख वापस होते हैं, इनमें कमी होती है नहीं होती, पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ा दी गई हैं वो कम होती हैं या नहीं होती। बहरहाल आपको बताते चलें कि कराची में आज एक सरतरीन दिन जो है वो आया है, साइबेरिया की जानिब से हवाएं चल रही हैं। इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि सिंध के जो स्कूल्स हैं उनमें मौसम सरमा की तातीलात के बाद जो स्कूल खुलने उसके शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई है। हमारे प्रोग्राम का वक्त अब अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।